Good morning to all students. In last videos we have discussed till Protista and फंजाई। ये तीन किंगडम अपने को पिछले चैप्टर में डिस्कस करना था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो हमने वहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा तो डिस्कस कर लिया है, इसके साथ में हमने वहाँ पे वायरसेस भी कर लिए हैं। ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम देखो, इसके आई थिंक 5 वीडियोज़ आएंगे, 5 या 6 वीडियोज़ बनेंगे और 5-6 वीडियो में हम प्लांट किंगडम को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अभी देखो हम लोगों का सितंबर चल रहा है और सितंबर और हम लोग वीडियो अब देखोगे तो जुलाई से हमने अपलोड करना चालू किया था। तो जुलाई में हमने पूरा सेल वाली यूनिट कंप्लीट करी थी और सितंबर में ऑलमोस्ट एनिमल किंगडम को छोड़ दे तो हमने यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे प्लांट फिजियोलॉजी पे। हम उसके बाद डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी और उसके बाद जैसा आप लोगों का रिव्यू रहेगा तो हम उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कर सकते हैं या फिर जो हमारा मार्फोलॉजी और एनाटमी वाला यूनिट है, मार्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की यूनिट है, हम उसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो अपन का ये है कि हम इसको प्लांट किंगडम ख़त्म होने के बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। हम एनिमल किंगडम अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कों का डिमांड था कि नहीं सर पहले प्लांट फिजियोलॉजी करा दो, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में उनके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग पहले अभी प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी करने के बाद उसके बाद हम एनिमल किंगडम को भी कवर करा देंगे। तो आप रिलैक्स रहो, आप एकदम से रिलैक्स रहो। मैं गारंटी देता हूँ कि टिल दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग जनवरी से एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे फॉर नेट एग्जाम। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब प्लांट किंगडम से। तो देखो आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था। किसको? पूरे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो उसमें हमारा पहले एक तो मोनेरा था, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई था और चौथा किंगडम प्लांटी था जिसको लोग प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, और पांचवा किंगडम था किंगडम एनिमलिया जिसको एनिमल किंगडम के नाम से अलग चैप्टर में पढ़ना है। तो ये सारा ये पूरा का पूरा अपन चैप्टर 2 में डिस्कस कर किए थे। किंगडम प्लांटी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में और एनिमलिया डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक, तो रेडी हो जाओ। अब देखो यहाँ पे अगर हम प्लांट से स्टार्ट करते हैं तो प्लांट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट में क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था। तो प्लांट में जो सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन आया था, प्लांट किंगडम में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो हमारा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने था? तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था पहली बात लिनियस, कार्लस लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। अब ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड किस पे था? तो ये बेस्ड था जो उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव या सोमैटिक कैरेक्टर्स बोल सकते हो। जब आप प्लांट को देखते हो तो प्लांट में आपको क्या क्या दिखता है, उसी पे बेस्ड था। प्लांट में हम प्लांट का कलर देख सकते हो। कलर का मतलब यहाँ पे हमारा लीफ के कलर से है, फ्लावर के कलर से है। फिर उनके हैबिटाट देख सकते हो किस जगह वो पाए जा रहे हैं। ठीक, उसमें हम देख सकते हैं नंबर एंड शेप ऑफ लीफ की शेप कैसी है और नंबर कैसा है। ठीक, ये सब चीज़ें जो थी ये हम देखते हैं किसमें? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने किया था? कार्लस लिनियस ने किया था। ये किस पे बेस्ड था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या बोल सकते हो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। एंड्रोसियम की भी स्ट्रक्चर इन्होंने ध्यान रखी थी। ठीक, तो इस पे बेस्ड था हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लेकिन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक चीज़ तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ये कलर को जैसे वेटेज देते हैं वैसे हैबिट को वेटेज देते हैं, वैसे नंबर एंड शेप ऑफ लीफ को वेटेज देते हैं। इसके साथ साथ ना इनके नज़र में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ सेम वेटेज। इन्होंने क्या कर दिया? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी सेम वेटेज दे दिया। तो यहाँ पे देखो कि एक चीज़ आप खुद सोचो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब आप बात करोगे और ये सेक्सुअल है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तो आता नहीं है। असेक्सुअल में वेरिएशन क्यों नहीं आता? क्योंकि असेक्सुअल स्पोर जो बनता है वो माइटोसिस से बनता है, मियोसिस नहीं होती। और सेक्सुअल स्पोर में क्या होता है? मियोसिस होती है। और जब ये मियोसिस से बनेगा तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो वेरिएशन आएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती। तो इसमें देखोगे ना तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनका जो जीनोटाइप बनता है वो एकदम से सेम होता है, 100% सेम होता है। बट जब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे तो उनका जो जीनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब चाइल्ड में
पेरेंट्स के जीन्स आएंगे, लेकिन उनका जीनोटाइप हल्का सा बदल जाता है, कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो असेक्सुअल में क्या है, मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। या देखो अगर कोई बीमारी, एक बीमारी फैल रही है तो वो क्या होगा, वो सभी को में फैलता जाएगा, क्योंकि सबका जीनोटाइप क्या है, सेम है। और जब सबका जीनोटाइप सेम है तो इसमें क्या होगा कि इनमें अफेक्ट बाय इन्वायरमेंट, कोई भी कंडीशन आ गई तो जैसे मान लो कोई भी एक ही वायरस आ गया और उसने एक टाइप के जीनोटाइप को टारगेट करना शुरू किया, तो वो पूरी की पूरी फसल को ले भी देगा अगर उनमें वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन में क्या होगा कि ये जल्दी इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होते हैं। इसलिए सेक्सुअल और असेक्सुअल को सेम वेटेज देना इनका गलत था। तो इनमें दो फेलियर हो गए। पहला फेलियर तो आप इनमें ये कर सकते हो, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ सेम वेटेज, ये पहली गलती थी है। और दूसरी कमी इसमें ये है कि इनमें जब आप नोटिस करोगे तो इन्होंने क्या किया था, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी दूर दूर रख दिया था, इनको काफ़ी सेपरेट कर दिया था। तो ये सेपरेट कर दिया था, सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये दो फेलियर थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के। उसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद एक नया क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, उसके बाद आया हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया किसने था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। और इनका जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था नेचुरल एफिनिटी पे। नेचुरल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटी। अब ये नेचुरल एफिनिटी क्या होती है, तो नेचुरल एफिनिटी में इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर्स भी देख लिया और इंटरनल फीचर्स भी देख लिया। यानी ये उस प्लांट के एक्सटर्नल फीचर का मतलब लीफ की साइज़ कैसी है, कलर कैसा है, इसको तो इन्होंने ध्यान में रखा ही। इसके साथ साथ इन्होंने इनके इंटरनल फीचर्स को भी ध्यान में रख दिया। आप कहोगे इंटरनल फीचर्स कैसे, कौन से फीचर्स हो सकते हैं जो ध्यान में रखा गया हो, तो लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हो गई अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक, यानी प्लांट के भीतर जब हम काट के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसी स्ट्रक्चर दिखती है, ये चीज़ उन्होंने देखा। इसके अलावा देखा एनाटॉमी, प्लांट की बॉडी कैसे बनी हुई है। उसके अलावा क्या देखा, एम्ब्रियोलॉजी, उनका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और उनकी फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है। मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया। ये किस पे बेस्ड था, तो प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स पे बेस्ड था। इंटरनल फीचर्स का मतलब क्या है, इंटरनल फीचर्स में उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री देखा था, ठीक। उसके बाद सबसे एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है ये हमें इवोल्यूशन समझने में मदद करता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम ये देखो, ये क्या मानते हैं कि ये मानते हैं कि ये अज्यूम करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है सेम टेक्स हैज सेम एंसेस्टर, यानी इनका मानना है कि एक ही एंसेस्टर था और उस एंसेस्टर से कई कई टाइप के ऑर्गेनिज्म बने और फिर उससे और भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बने। और इसके लिए हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें यूज करते हैं। तो ये मेनली बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी पहले कोई छोटा ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसके बाद उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म आ गया। छोटा मतलब एक डेवलपमेंट हुआ सिंगल सेल का, सिंगल सेल से मल्टी सेलर बना, मल्टी सेलर से टिश्यू बना, टिश्यू से फिर आर्गन बना, आर्गन से फिर आर्गन सिस्टम बना। तो ये जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया थी उसके बेसिस पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हुआ था। और ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हुआ यही हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम में स्टडी करते हैं। तो जब हम लोग प्लांट करेंगे ना, सबसे पहले हम एल्गी करेंगे, क्योंकि एल्गी इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट में कहो सबसे कम डेवलप्ड है। अब एल्गी से जब ऊपर आओगे तो उससे ज़्यादा डेवलप्ड वाला प्लांट मिलता है जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा से और ज़्यादा ऊपर आओगे तो तुमको और ज़्यादा डेवलप मिलेगा, टेरिडोफाइटा मिलेगा। टेरिडोफाइटा से और ज़्यादा ऊपर आओगे तो तुमको जिम्नोस्पर्म मिलेगा, जिम्नोस्पर्म से और ज़्यादा ऊपर आओगे तो एंजियोस्पर्म मिलेगा। अब जब एल्गी देखोगे तो एल्गी के पास तुमको जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा, केवल और केवल पानी में मिलेगी। जब ब्रायोफाइटा पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि अरे यार ये पानी छोड़ के स्थल पे भी आ गए हैं, सॉइल में भी रहने लगे हैं, बट पानी के आसपास वाले एरिया में रहते हैं। टेरिडोफाइटा पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इनमें वस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम का निर्माण हो गया है, बट फूल अभी तक नहीं लगे हैं। जिम्नोस्पर्म में देखोगे तो फूल लगेगा लेकिन फल नहीं बनेगा। लेकिन जब आप एंजियोस्पर्म में आते हो तो वस्कुलर बंडल, फूल, फल, धरती सब मिलता है भाई। तो ये देख रहे हो सीक्वेंस क्या है, यही होता है, यही फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है कि आप उसको ना एकदम लोअर ऑर्गेनिज्म से उठा रहे हो और उसको एकदम से हायर ऑर्गेनिज्म के पास ले जा रहे हो, ठीक है।
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब इसमें जो मेथड्स थे, इनके मेथड्स क्या क्या हैं। एक तो मेथड होता है हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये कहाँ होता है, बेस्ड ऑन कोड और नंबर। इसमें हम ना कोड और नंबर के थ्रू करते हैं, और ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर स्पेसिफिक होता है गिवन टू अ कैरेक्टर। मान लेते हैं हमने एक कैरेक्टर ले लिया कि इनमें फ्लावर आता है, और उसका हमने नंबर फिक्स कर लिया कि 5। तो अब जिन जिन प्लांट में फ्लावर आएगा उसको हम नंबर 5 से अलॉट करते चले जाएंगे। तो इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है, नंबर 5 है, इसका मतलब ये फ्लावर वाला है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, तो इसमें हम यूज करते हैं कंप्यूटर फॉर टेक्सोनॉमी। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर जो में वहाँ से जो होते हैं वो कम टाइम में ज़्यादा डाटा को एनालाइज करके बता देते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर इसमें है, ये वाले कैरेक्टर इसमें नहीं है। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्सोनॉमी आई थी वो आई थी साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो टेक्सोनॉमी की बात करें तो साइटो टेक्सोनॉमी बेस्ड थी किस पे, नाम से ही पता है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड थी। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ये था। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि सेल के भीतर जो इन्फॉर्मेशन है उनकी बात वो कर रहे हैं। तो सेल के भीतर कौन से स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो हम इंटरेस्टेड होंगे क्रोमोसोम में, क्योंकि सारी चीज़ें तो कंट्रोल क्रोमोसोम करता है ना। तो हम उसमें देख सकते हैं क्रोमोसोम का नंबर कितना है, ठीक, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं साइटो टेक्सोनॉमी में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो टेक्सोनॉमी होती है वो होती है हमारी कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो टेक्सोनॉमी की अगर बात करें तो कीमो टेक्सोनॉमी नाम से ही पता चल गया, कीमो का मतलब ही होता है केमिकल। तो ये हमारा बेस्ड होता है कहाँ पे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे। ये किस पे बेस्ड करता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट। किसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट, प्लांट के, क्योंकि अपन प्लांट डिस्कस कर रहे हैं ना। तो प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे ये बेस्ड होता है, प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे बेस्ड होता है। अब प्लांट में बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, उस केमिकल के बेसिस पे हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं, उस क्लासिफिकेशन को हम कीमो टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक। तो हम लोग अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी, ठीक। प्लांट किंगडम का जो भी क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी, उसके बाद हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहता है, देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि पिछले चैप्टर में, यानी ये बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय व्हीटेकर। और ये ब्रॉडली डिस्कशन किसके सिस्टम पे किया गया था, आर एच व्हीटेकर पे, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये बता रहे हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस 5 किंगडम में एक तो मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, चौथा एनिमलिया था, पांचवा प्लांटी था। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम डिटेल में फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, प्लांट का। तो देखो अभी तक तो आर एच व्हीटेकर ने 5 भाग में बांटा, अभी हम प्लांट किंगडम को बांटने जा रहे हैं। अभी हम किसको बांटने जा रहे हैं, प्लांट किंगडम को बांटने जा रहे हैं। तो प्लांट किंगडम को बांटने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि वी मस्ट स्ट्रेस हियर, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो प्लांट किंगडम की हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है वो बदली है टाइम टू टाइम। ये कह रहे हैं कि प्लांट किंगडम को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल गई है। कैसे बदली, पहले क्या किया था हमने, फंजाई को, मोनेरा के मेंबर्स को यानी बैक्टीरिया को, और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर यानी यूग्लिना, उनको हमने सेल वॉल की वजह से हमने उनको कहाँ पे रखा था, प्लांट में रखा था। कहाँ रखा था, प्लांट में। देखो फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, इसलिए फंजाई को भी हमने सेल वॉल की वजह से प्लांट में रख दिया। मोनेरा में अगर तुम देखोगे तो मोनेरा में तुम्हारा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। मोनेरा में क्या पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो इनको भी हमने सेल वॉल और फोटोसिंथेसिस वाले नेचर की वजह से प्लांट किंगडम में रखा था। प्रोटिस्टा में देखोगे तो यूग्लिना पाया जाता है। यूग्लिना को भी हमने कहाँ रखा था, किंगडम प्लांट में रखा था, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। बट बाद में हमने डेफिनेशन चेंज कर दी। डेफिनेशन देखो, पहले क्या था कि जिनके पास भी सेल वॉल होती थी उसको हम लोग प्लांट किंगडम में जगह देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनको हम जगह देते हैं जिनके पास सोलिलोजिक सेल वॉल होती है। अगर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है तो आ जाओ, तुम प्लांट किंगडम के मेंबर हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास सेल वॉल है लेकिन सेलुलोज की नहीं है तो तुम प्लांट किंगडम के मेंबर नहीं हो। बोलो यस सर। चलो आगे चलो। सो द साइनोबैक्टीरिया, इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे। अब ये एल्गी नहीं रहा, पहले इसको हमने एल्गी में रखा था, लेकिन अब ये एल्गी नहीं रहा। क्यों एल्गी नहीं रहा बताओ, क्योंकि इसके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। अब ये एल्गी नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, किंगडम मोनेरा का मेंबर हो गया। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांटी। यानी प्लांट किंगडम में हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो लेट अस आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि हम
एंजियोस्पर्म के भीतर जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हम देखेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था उसने क्या किया कि जो सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसको उन्होंने ध्यान रखा था। अब उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, तो उसमें हमारा हैबिट्स हुआ, कलर हुआ, नंबर हुआ एंड शेप ऑफ लीव्स हुआ। तो ये सब जो क्लासिफिकेशन, ये जो सिस्टम था ना, ये आर्टिफिशियल था। तुमसे पूछेगा आर्टिफिशियल किस पे बेस्ड था, तो उसको बताओगे ग्रास सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उसमें क्या आता है, हैबिट, कलर, नंबर और शेप आता है। यानी ये मेनली किसको फोकस कर रहे हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को फोकस कर रहे हैं और एंडोसियम के स्ट्रक्चर पे। कमी क्या थी, इन्होंने सेपरेट कर दिया था क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, जिनमें थोड़े से ही कैरेक्टर का थोड़े ही कैरेक्टर पे इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेपरेट हो गए थे। और इसके अलावा दूसरी फेलियर इनकी ये थी कि इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को सेम वेटेज दे दिया था, इक्वल वेटेज दे दिया था। जबकि सबको पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं ना वो जल्दी अफेक्ट होते हैं बाय द इन्वायरमेंट, बट सेक्सुअल कैरेक्टर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इजली बाय इन्वायरमेंट, ठीक, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन डेवलप। तो इसके अगेंस्ट में फिर कौन सा डेवलप हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटी बेस्ड था। इसमें तुम्हारा एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ हमने इंटरनल फीचर को भी ध्यान रखा। इंटरनल फीचर जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। बट प्रेजेंट टाइम में हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, जो किस पे बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेड नाउ। तो इस समय हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को ही यूज करते हैं। ये ऐसा अज्यूम करते हैं ना कि अगर सेम टेक्सॉन है तो उसके एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर होंगे, ठीक। इसके लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, जिससे जो डिफ़िकल्टी होती है ना क्लासिफिकेशन की वो रिजॉल्व हो गई है। ये खास बात है इसकी। लेकिन क्योंकि अगर देखो ना, अगर फॉसिल्स का भी एविडेंस ना हो तो उस केस में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ इस टेक्सॉन के एंसेस्टर सेम रहेंगे। तो ओके, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ध्यान रखना। किस पे बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। ओके, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है नाउ इजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सबका यूज़ करते हैं और उसको हम कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, कैरिड आउट करते हैं। तो इसमें करते क्या है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ऑल द कैरेक्टर्स हैज़ गिवन अ नंबर और कोड, एक नंबर या कोड दे देंगे, और जब हम डाटा प्रोसेस करेंगे तो जिसमें वो नंबर मिलेगा वो सब के सब आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सभी कैरेक्टर्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, ये इसकी फेलियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड थी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में मेनली कौन, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन पे क्या थी, साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड थी। क्योंकि क्रोमोसोम की सारी कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, सॉरी, सेल के सारे कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, क्रोमोसोम करता है। अब बात करें कीमोटैक्सोनॉमी की, तो इसमें वर्ड है कीमो। कीमो का मतलब होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो कीमोटैक्सोनॉमी में हम प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को यूज़ करते हैं ताकि इस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व कर सके कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, और उनकी प्रॉपर टैक्सोनॉमी कर सकें, ठीक। तो हम लेट्स डिस्कस सम PYQ ऑफ नेट 2009 का है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, तो मार्फोलॉजिकल तो होगा नहीं, क्योंकि मार्फोलॉजिकल फीचर्स जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कीमोटैक्सोनॉमी में यूज होता है। फ्लोरल कैरेक्टर जो होता है ये एक बोल सकते हो नेचुरल क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। नेचुरल के अलावा आप ये भी बोल सकते हो, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। जबकि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, ये फेनेटिक क्लासिफिकेशन का एक दूसरा नाम होता है। उस दूसरे नाम को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड था, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड था ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की को ध्यान में रख के हम टैक्सोनॉमी करते हैं। ओके, तो
अगर ये जो लिखी बात है ये एनसीईआरटी 2006 से पहले वाली बुक्स में ये फेंटिक क्लासिफिकेशन के नाम से था, बट 2006 के बाद चेंज हुआ तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स किस में कंसिडर कर सकते हो? तो फाइलोजेनेटिक तो होगा नहीं, आर्टिफिशियल भी नहीं होगा, तो नेचुरली करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हम एक्सटेंसिक एज वेल एज इंटेंसिक कैरेक्टर को भी हम ध्यान देते हैं। तो अगर आपको हम ये देखो एक क्वेश्चन 1994 में पूछा गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिंपल है, कॉमन आंसर